हम हम लोगों ने अगले पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन का, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उससे पहले जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर का, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं। तो वास्तविक एवं काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। अगर हम अंतर देखें, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब को लिखते हैं और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब को लिखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग जैसे डिफिनेशन जानते हैं, परावर्तन के बाद प्रकाश एक बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं परावर्तन के बाद प्रकाश के किरणें वास्तव रूप से एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है। उसी प्रकार काल्पनिक में हम ये लिख सकते हैं कि परावर्तन के बाद प्रकाश आभासी रूप से एक बिंदु पर मिलते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, परावर्तन के बाद किरणें आभासी या काल्पनिक, दोनों का नाम एक ही है। काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, आभासी या काल्पनिक रूप से एक बिंदु पर मिलती है। ये पहला आप लोग के सामने अंतर हुआ। इसमें दूसरा अंतर अगर हम देखें तो दूसरा अंतर होता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सीधे बनते हैं, ये सीधे होते हैं। ये क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होने के कारण ही पर्दे पर उतर जाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होने के कारण पर्दे पर नहीं उतर पाते हैं। तो हम तीसरा अंतर ये भी लिख सकते हैं, ये पर्दे पर प्राप्त होते हैं, ये पर्दे पर प्राप्त होते हैं। तीसरा हम इसमें लिखेंगे कि ये पर्दे पर नहीं उतरते, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन अगर करें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्यों उतर जाता है, तो आप बोलिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको आसानी से पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण ये पर्दे पर नहीं उतर सकते हैं। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इतना बात आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या है, इतना बात अगर आपको नोट करना है, इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी इसे हम इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें एक और अंतर देख सकते हैं। एक चौथा अंतर भी हम ये भी ले सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं।
दर्पण के आगे बनते हैं, क्या बनते हैं, सॉरी, दर्पण के क्या बनते हैं, आगे बनते हैं, दर्पण के आगे बनते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। ये चौथा अंतर भी हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनते हैं, पीछे बनते हैं। ये चौथा अंतर भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो, नाम ही से पता चल रहा है समतल, सम मतलब समान, तल मतलब सरफेस, समान तल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर। अगर इसको हम तोड़े तो सम प्लस तल, हम इसको लिख सम मतलब समान, तल मतलब सरफेस, तल मतलब सतह, समान सतह, ना ऊपर ना खाबर ना नीच ना ऊंच, मतलब एक समान, यहाँ जैसे है वैसा वहां भी। ये जो है आपको बोर्ड नजर आ रहा है, ये बोर्ड एक समतल है। ये बोर्ड क्या है, समतल है। आप यहाँ देखिए, ना कहीं ऊपर खाबर ना ऊपर खाबर आपको नजर नहीं आ रहा, हर जगह इसका सतह जो है वो एक जैसा है, इसी को कहते हैं समतल। तो हमको पढ़ना है समतल दर्पण। समतल समझ में आ गया, तो हमको पढ़ना क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का ये वैसा दर्पण जिसका तल एक समान हो, जिसका तल क्या हो, एक समान हो, वैसा दर्पण जिसका तल क्या हो, एक समान हो, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में हम लोग डिफिनेशन जानेंगे सर। अब समतल दर्पण के हम लोग विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बता दें कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्यों आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसका कारण हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये आपका समतल दर्पण है, इसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। ये कौन सा दर्पण हमने बनाया, ये हमने समतल दर्पण बनाया। यहाँ पर समतल दर्पण के पास हम एक वस्तु को खड़ा कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक वस्तु को क्या करते हैं, एक वस्तु को हम समतल दर्पण के पास खड़ा कर देते हैं। अब इस वस्तु से प्रकाश निकलती है और ये आपतित होती है समतल दर्पण पर। क्या होती है, आपतित, समतल दर्पण पर आपतित होती है। समतल दर्पण से टकराकर ये परावर्तित हो जाती है। ये क्या होती है, समतल दर्पण से टकराकर ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच अगर देखें तो एक लंब भी होता है, लंब होता है जो प्रकाश परावर्तित होती है। अगर उसे हम पीछे की ओर लेके जाए, पीछे की ओर लेके जाए तो कुछ इस तरह का आपका लाइन देखने को मिलेगा। अब ये वस्तु सिर्फ इधर ही प्रकाश को नहीं भेजेगा, ये वस्तु समतल दर्पण के लंबवत भी प्रकाश को क्या करेंगे, भेजेंगे। तो कल हम लोग एक रूल पढ़े थे कि जब समतल दर्पण पर लंबवत कोई प्रकाश पड़ता है तो उस पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों शून्य होता है। अर्थात ये लंबवत जब प्रकाश समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी वापस इसी पथ पर लौट जाती है और इसके द्वारा कुछ आभासी किरण दर्पण के पीछे भी हो जाएगी और दर्पण के पीछे जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जहां पर प्रकाश मिलते हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब बन गया, ये बन गया आभासी प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब बना, ये बना आभासी प्रतिबिंब। इसलिए समतल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि समतल दर्पण केवल आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, बात एक ही है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब
ही बनाते हैं। आपका बोर्ड के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो आपको हमेशा दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि समतल दर्पण द्वारा केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। क्यों बनता है उसका कारण आपको हमने इस चित्र में दिखा दिया है। देखिए दर्पण के पीछे क्या बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। दर्पण ऊपर, इसका पीछे क्या बना है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो समतल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समतल दर्पण की विशेषताओं को देखेंगे। समतल दर्पण की विशेषताएं। Some features of plane mirror. Some features या characteristic of plane mirror. Some characteristic of plane mirror. समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की पहली विशेषताएं होती है बाबू, नाम से ही आपको पता चला समान तल। तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का ही बनेगा। जैसा वस्तु होगा, जैसा उसका मुंह होगा, जैसा उसका आंख होगा, जैसा उसका कान होगा, जैसा उसका नाक होगा, जैसा उसका होठ होगा, जैसा उसका ठुड्डी होगा, वैसा ही प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त होता है। मतलब पहला गुण है वस्तु के जैसा ही प्रतिबिंब बनाता है। पहला इसकी यही खासियत है कि वो वस्तु के जैसा ही प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। वस्तु का आकार कैसा है, उस आकार का जैसा ये क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा समतल दर्पण के आप सामने जितने आगे रहिएगा आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बन रहा है। आप एक समतल दर्पण लीजिए और उसके आप आगे जाइए तो आपको लगेगा कि प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। मतलब आप समतल दर्पण के जितने आगे जाइएगा प्रतिबिंब उतना ही क्या बनता है, पीछे बनता है। अगर नहीं ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण के आप आगे जाइए, जितने आगे आप जाइएगा लगेगा कि उसके दर्पण के पीछे आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि दर्पण से हम पीछे हट रहे हैं, जबकि आप जा रहे हैं आगे, लगता है कैसा, हट रहे पीछे। मतलब आप दर्पण के जितने आगे जाइएगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, वस्तु दर्पण के जितनी आगे होगी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तीसरा बात, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे, उल्टा कि सीधा? उल्टा तो बनाएंगे क्योंकि उल्टा बनाता है कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाते हैं, उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब क्या बनाते हैं, सीधा। तो बाबू हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आभासी एवं सीधा आभासी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एवं सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इतना बात आपको क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। चौथा इसमें हम बोल सकते हैं, चौथा इसमें हम ये कह सकते हैं, चौथा ये वस्तु का पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है।
अब पार्श्विक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? पार्श्विक लेटरल इन्वर्टेड, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? लेटरल इन्वर्टेड। पार्श्विक प्रतिबिंब, पार्श्विक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण के सामने आप ताक रहे हैं, आप दर्पण, समतल दर्पण आपके सामने है रखा हुआ, आप अपना दायां हाथ उठाइएगा तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप बायां हाथ उठा रहे हैं, और जब आप अपना बायां हाथ उठाइएगा तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप अपना दायां हाथ उठा रहे हैं। आप दर्पण में इस आंख को बंद कीजिएगा, लेफ्ट आंख को बंद कीजिएगा, यानी बायां आंख को बंद कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि दायां आंख बंद कर रहे हैं, और दायां आंख को बंद कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि आपको बायां आंख बंद कर रहा है। इसी को कहते हैं पार्श्विक प्रतिबिंब। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समतल दर्पण की ये सबसे महत्वपूर्ण खासियत है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन सा दर्पण पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा समतल दर्पण पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और आपसे कोई पूछ दे कि पार्श्विक उल्टा क्या होता है, तो आप बताइएगा कि दायां उठाएंगे तो बायां लगेगा, और बायां उठाएंगे तो क्या लगेगा? दायां लगेगा। ऐसा देखने को मिलता है। आप अपने समतल दर्पण में देख कर आप समझ सकते हैं। आप दर्पण ले लीजिए और उसमें उठा के देखिए, आपको लगेगा कि दर्पण में सही माने में उल्टा काम हो रहा है। इतना बात आपको समझ में आया? ये वस्तु का पार्श्विक उल्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। यह वस्तु का पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? ये विशेषता है आपका समतल दर्पण का। इतना बात आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जो आपका चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है, गोलीय दर्पण। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सर गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो गोलीय दर्पण एक प्रकार का दर्पण है। क्या है? एक प्रकार का दर्पण है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? एक खोखले गोला से इसको निकाला जाता है। समझ में? जैसे हम आपको बताते हैं, ये आपका एक गोला है। कौन सा गोला है? खोखला गोला। मान लीजिए कौन सा गोला है? खोखला गोला। अब इसके इस भाग को हम क्या कर देते हैं? इस भाग को हम क्या कर देते हैं? रंग देते हैं। इस भाग को क्या कर देते हैं? हम रंग देते हैं। इस भाग को हम रंग दिए। हाँ, इस भाग को रंगने के बाद हम क्या करें? यहाँ से इसको हम काट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? यहाँ से हम इसको काट देते हैं। इस प्रकार एक दर्पण प्राप्त हो गया हमको। अब यह दर्पण किससे मिला? उसी गोला से था ना, उस गोला से मिला था। वही तो गोला था, उस गोला को हम मिटा दिया तो ये एक दर्पण प्राप्त हो गया। तो ये दर्पण किसका भाग है? उस खोखला गोले का भाग है कि नहीं? उस खोखला गोला का ही भाग है ये दर्पण। इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। मतलब ये दर्पण जो प्राप्त हुआ है वो एक गोला से मिला है, एक खोखला गोला से मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया गोलीय दर्पण। नहीं तो ये दर्पण ही है, लेकिन मिला कहाँ से? इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म एक गोला से हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा गोलीय दर्पण। इतना बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो गोलीय दर्पण क्या है? इसका अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो हम बोर्ड पर लिख देते हैं डिफिनेशन। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है जिसका
जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। अब कहिएगा सर जी ये परावर्तक सतह जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। यह है आपका गोला, क्या है ये आपका गोला है। मान लेते हैं गोला है आपका खोखला गोला, इसको मानते हैं, ये मानते हैं खोखला गोला। अब इसके खोखला गोला में मान लो हम इधर वाला साइड को रख दिया, कौन साइड को रख रहा है? इस साइड को हम रख दिए। इस साइड पे जब हम रखेंगे, आप देखिएगा इस साइड को रखने के बाद ये खोखला गोला को हम क्या करते हैं? इस तरह से मिटाते हैं। इस गोला से हमको एक दर्पण मिल गया। क्या मिल गया? ये दर्पण मिल गया। ये किसका भाग है? देखिए ये किसका भाग था? अरे इसी गोला का भाग था कि नहीं? ये जो था ये बताइए इसी गोला का भाग था कि नहीं? अब इसको मिटा दिया हम, तो ये क्या मिल गया हमको? एक दर्पण मिल गया। आई दर्पण कौन सा दर्पण मिला? तो गोलीय दर्पण मिला, क्योंकि गोले से मिला है। तो ये जो रंगा हुआ भाग है ना, इस रंगा हुआ भाग को ये तो रंगा गया, इसको बोलते हैं कलई भाग। कौन सा भाग बोलते हैं इसको? कलई मतलब रंगा ना, कलई मतलब तो कलई भाग उसको बोलेंगे। और जो बाबू यहाँ पर जो ये सतह है, ये सतह इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसका नाम परावर्तक सतह क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर ही अगर प्रकाश पड़ेगा तो इससे ही टकरा कर क्या होगा? प्रकाश लौटेगा। इससे टकरा कर प्रकाश परावर्तित होगा। बार बार इससे ही टकरा कर प्रकाश क्या होगा? परावर्तित होगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है काची? परावर्तक सतह। जो रंगा हुआ भाग है वो नहीं, जो रंगा हुआ भाग के बाद वाला भाग होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम? परावर्तक सतह। इसलिए इसका नाम परावर्तक सतह क्यों पड़ा? आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि सर यही भाग जो है प्रकाश का परावर्तन करेगा, यही भाग में प्रकाश टकरा कर क्या होगी? परावर्तित होगी। इसलिए इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो आप डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक दर्पण है, सही बात है। और किससे मिला है? वो गोला से मिला है। तो जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का क्या है? भाग है। खोखले गोले का भाग ही नहीं है, इसलिए इसको नाम पड़ता है जी गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण तो हम लोग समझ गए सर गोलीय दर्पण है क्या, है ना। अब गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, वो फोकस दूरी होता है। ये सब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो जिसको इस दर्पण का डिफिनेशन उतारना है वो डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, फोकस दूरी ये सब देखने वाले हैं। तो हम लोग गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बातें लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण के मुख्य भाग, क्या लिख सकते हैं? मुख्य भाग। अब इसका मुख्य भाग क्या क्या हो सकता है? तो हम इसका मुख्य भाग, पहला भाग देखेंगे तो उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोल सकते हैं उसको? वक्रता केंद्र। क्योंकि ये केंद्र ही तो है, केंद्र से हर दूरी नापा जाता है। तो हम इसलिए सबसे पहले क्या लेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है? अगर आपको डिफिनेशन शायद याद हो गया होगा गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण किससे मिला था? एक गोला से मिला था। तो गोला का अपना केंद्र होता है, मैथ में भी हम लोग पढ़े हैं, गोला का क्या होता है? अपना एक केंद्र होता है। तो ये जो खोखला गोला है बाबू, ये जो खोखला गोला था इसका अपना ये केंद्र होगा। ये क्या होगा? इसका अपना ये केंद्र होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अपना ये केंद्र होगा। अब इस खोखला गोला से क्या मिल गया हमको? इस खोखला गोला से ही हमको मिल गया दर्पण। हमको क्या मिल गया? ये दर्पण मिल गया। अब दर्पण तो मिल गया, लेकिन खोखला गोला में से हम काट के निकाल लिए क्या? दर्पण निकाल लिए, लेकिन केंद्र तो वही का वही रह गया। केंद्र तो वही का वही रह गया। अब ये केंद्र किसका केंद्र हो गया? अब गोला का रहा नहीं, ये केंद्र अब इस दर्पण का केंद्र का काम करेगा। इसलिए इस दर्पण को केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। और इसको हम लोग C से निरूपित करते हैं। इसको क्या से निरूपित करते हैं? C से निरूपित किया जाता है। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? इसका डिफिनेशन आप लिखिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग था उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। सीधा बात। हम क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
इसी को हम लोग इंग्लिश में वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए सी से हम इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, क्योंकि सी मतलब सेंटर होता है और हिंदी में सेंटर को केंद्र कहा जाता है। तो इसको किससे दर्शाते हैं, सी से। इतना बात आपको समझ में आया होगा। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। वक्रता केंद्र जिस गोले का, खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। उसी केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इतना बात आपको क्या हुआ होगा, याद हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं वक्रता केंद्र के बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए बाबू, वक्रता त्रिज्या, तो त्रिज्या किसका होगा, गोला का। त्रिज्या किसका होगा, गोला का त्रिज्या होगा। जैसे में ये है आपका, इसको बनाते ऐसे, ये है गोला। अब इसकी ये त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं होगी, ये इसकी त्रिज्या 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 होगी, सब एक त्रिज्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या किसका होता है, तो त्रिज्या होता है गोला का। किसका त्रिज्या होता है, गोला का। तो ये केंद्र था, अब केंद्र से इस दर्पण को टच कर दे, इसे हम टच करेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या। तो भाई त्रिज्या तो गोला का ही था ना, त्रिज्या किसका था, गोला का था। अब इस गोला में से हम काट के दर्पण निकाल लिए, इस गोला में से हम काट के क्या कर लिए, इस गोला में से काट कर हम दर्पण जब निकाल लिए तो त्रिज्या तो वही रह गया। तो त्रिज्या तो गोला का ही था ना, तो इस त्रिज्या को अब हम क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। इस त्रिज्या को क्या कह देगा, वक्रता त्रिज्या। तो इसको डिफिनेशन में आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था उसी की त्रिज्या ये है, तो उसी की त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, बड़ी आर से लिखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह बात आप लोग को मालूम हो चाहिए। रेडियस, तो इससे हम क्या करेंगे, बड़ी आर से सूचित करेंगे। इतना बात आप लोग को मालूम चल गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं ध्रुव का। किसका बात करते हैं, ध्रुव का। ध्रुव, ध्रुव इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है बाबू, यह है आपका, मान लेते हैं यह है कोई गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसके गोलीय दर्पण का जो बीच का भाग होगा, मान लो ये इसका बीच का भाग है, इस बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव। क्या कहते हैं उसको, ध्रुव। आप ध्रुव को पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से सूचित किया जाता है। तो हम ध्रुव किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण के बीच वाला, बीच को क्या कहते हैं हिंदी में, बीच को हिंदी में मध्य कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाती है,
ध्रुव कहलाती है। तो ये मध्य में है कि नहीं बताइए, बीचे बीच है, तो बीचे बीच को क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब इसी में हम लोग देखेंगे चौथा, प्रधान अक्ष। क्या, प्रधान अक्ष, या इसी को हम लोग हिंदी में कौन नाम देते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अब प्रधान अक्ष को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका, इधर देखा, इधर हम बनाते हैं चित्र ताकि वहां लिखने में सहूलियत हो। यह है आपका कोई गोलीय दर्पण, यह है आपका कोई गोलीय दर्पण, और यह है मध्य बिंदु। ये क्या है, मध्य बिंदु P, और ये क्या होता है, सेंटर C। ये क्या है, सेंटर C है। सेंटर C का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। इस वक्रता केंद्र को, इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को एक रेखा इससे होकर गुजर गई, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। हम क्या बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी है ना, एवं ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इतना बात शायद आपको क्लियर हो गया होगा, प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है। अब आगे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इमेज के साथ लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग फोकस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फोकस। पांच, फोकस। फोकस, फोकस किसको कहते हैं बाबू, तो उससे पहले हम बात समझते हैं फोकस क्या है। ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण है, यह पोल, यह है प्रधान अक्ष, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब इस प्रधान अक्ष, ये क्या है आपका, प्रधान या मुख्य अक्ष, जो भी बोल सकते हैं बोलिए, प्रधान अक्ष। अब इस प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है। किसके समानांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर। देखिए किसके समानांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आती है। तो क्या बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है और ये किरण आकर दर्पण से टकरा गई। दर्पण से टकराने के बाद बेसिकली बात है ये परावर्तित होगा। तो ये क्या होगा, परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को, प्रधान अक्ष पर जाके एक जगह मिलती है। उसी प्रकार आप देखेंगे नीचे से भी कुछ प्रकाश आकर क्या हो रहे हैं, नीचे से भी जो प्रकाश है
प्रकाश वो प्रधान अक्ष के समानांतर आई और आकर टकराई, टकरा के क्या हो गई, परावर्तित हो गई। दोनों प्रकाश प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिल गई। दोनों प्रकाश अगर आप देखिए तो दोनों प्रकाश प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिली कि नहीं मिली। प्रकाश के दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरण वो प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिल गई। इस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं एफ, यानी फोकस। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब इसको डिफिनेशन में पिरोना है, डिफिनेशन में लिखेंगे कैसे, तो हम लोग डिफिनेशन में इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हैं इजीली डिफिनेशन में कि जब प्रकाश की किरणें 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो भी किरण आ सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही किरण खाली होगा, 3-4 किरण भी आके टकरा सकता है और यहाँ मिल सकती है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर ही उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। उस बिंदु क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। और फोकस मतलब होता ही है मिलना, फोकसित करना, एक जगह मिलना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फोकस इसका नाम पड़ता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है एवं परावर्तन के बाद एवं दर्पण से परावर्तन के बाद एवं दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही फोकस कहा जाता है। फोकस कहा जाता है। शायद इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फोकस समझ में शायद आपको आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता फोकल लेंथ। अगर आप देखें तो ये है आपका दर्पण, ये आपका क्या है, दर्पण है। ये है क्या, ये है आपका ध्रुव और ये क्या है, प्रधान अक्ष है। यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र। और यहाँ पर अभी हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, फोकस। क्या प्राप्त हुआ, फोकस। यहाँ पर कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, फोकस। तो फोकस ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस। और ये क्या है, ये ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपको नजर आ रहा है, फोकस से ध्रुव के पास का जो दूरी नजर आ रहा है, फोकस से ध्रुव तक का जो दूरी है, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। हम क्या बोलेंगे, फोकस एवं ध्रुव के बीच के दूरी, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। और बाबू इसको हम लोग छोटी एफ से सूचित करते हैं। क्या लिखते हैं इसको, इसे छोटी एफ से, ये एफ छोटी एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इतना बात आपको समझ में आया, आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में, वक्रता त्रिज्या में, सॉरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध।
तो वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हम लोग संबंध अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध, दो सिद्ध इसमें है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और एक दर्पण सूत्र। ये दोनों सिद्ध हम अलग वीडियो में अलग से बनाएंगे ताकि आपको सहूलियत हो पढ़ने में। तो हम लोग इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, सिद्ध वाला जो पार्ट है उसको हम दूसरा वीडियो में अलग से बना देंगे ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, कोई टेंशन ना हो। मिलाकर मिक्स करके पढ़ने में आपको शायद टेंशन हो जाए, तो उसको अलग पार्ट बना देंगे आराम से। उसको 9 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे आसानी से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण होता है अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कॉनकेव मिरर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उपयोग कहाँ होता है, इसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, किस तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तो पहले हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है बाबू? ये भी गोलीय दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। बेसिकली गोलीय दर्पण का ये भाग है अवतल दर्पण। तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है। सही बात है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक भाग है ना। अगर आप देखिए, पहले हम अवतल दर्पण का आपको चित्र से दिखाते हैं। ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? ये जो दर्पण आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ये जो कलई किया हुआ भाग है, ये बाहर की ओर है। और ये भाग हम उसी वक्त बताए थे कि ये भाग को हमको कौन सा भाग कहते हैं? इस भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तक सतह कहते हैं। कहते हैं परावर्तक सतह। तो तब हम अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का वह भाग, इसका ही भाग है कि नहीं? गोलीय दर्पण का ये भाग है अवतल दर्पण। तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तथा उभरा हुआ सतह कलई किया हो। कलई मतलब रंगा हुआ हो। ये देखिए उभरा हुआ सतह है, ये रंगा हुआ है कि नहीं? और ये जो धंसा हुआ भाग है वो क्या है? परावर्तक सतह है। तो हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो तथा उभरा भाग कलई किया हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तथा उभरा हुआ भाग कलई किया हो। कलई किया हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण का आपका क्या है? ये अवतल दर्पण का आपका चित्र है। ये कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ये है अवतल दर्पण।
रेडी। अब हम लोग उत्तर दर्पण देख लेते हैं। उत्तर दर्पण क्या है उसको भी साथ ही में करके साथ ही में उसका भी डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। उत्तर दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण ये है बाबू आपका उत्तर दर्पण का आरेख। ये उत्तर दर्पण का आरेख है। उत्तर दर्पण अवतल दर्पण का ऑपोजिट होता है, उल्टा ही होता है। अवतल दर्पण में हम क्या देखे थे कि परावर्तक सतह धंसा होता है, लेकिन क्या उत्तर दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ है? उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ है। यहाँ देखिए ये परावर्तक सतह इसका, ये क्या है? परावर्तक सतह। आइए कलय किया हुआ है, धंसा हुआ। हम उत्तर दर्पण क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और धंसा हुआ भाग कलय किया हो। समझ में आ गया होगा? तो हम लिखते हैं गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका उभरा भाग, जिसका उभरा सतह परावर्तक हो तथा धंसा हुआ भाग कलय किया हो। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर दर्पण। ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तर दर्पण है। अब हम लोग यहाँ गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट देखते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट के बारे में क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट हम लोग देखते हैं। तो ये आपको गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है और उत्तर दर्पण क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट देखेंगे। किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। तो हम लोग गोलीय दर्पण के लिए क्या देखेंगे? किरण आरेख की बनावट। तो पहला हम इसमें किरण आरेख की बनावट देखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के हम लोग सबसे पहले देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, आपतित किरण। क्या लिख सकते हैं उसको? समानांतर आपतित किरण ये लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग क्या देखेंगे? आपतित किरण देखेंगे। तो यहाँ पर हम गोलीय दर्पण में देख रहे हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पण दो होता है, एक अवतल भी होता है, एक क्या होता है? अवतल होता है। तो हम इन दोनों में ही क्या करेंगे? अवतल में भी और उत्तल में भी दोनों क्या करेंगे? हम देखेंगे। तो पहला है अवतल। ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। और ये इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं, इसको थोड़ा क्या करते हैं? ऊपर ले देते हैं। गोलीय दर्पण के लिए
किरण आरेख की बनावट पहला बनावट हम लोग लिखते हैं मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये है अवतल और ये कौन दर्पण लेते हैं, ये लेते हैं हम उत्तल। ये अवतल दर्पण है। ये आपका मुख अक्ष, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, क्या कह रहा है, मुख अक्ष के समानांतर। तो मुख अक्ष तो यही है, मुख अक्ष ये है, इसके समानांतर हमें क्या कहते हैं, इसके समानांतर, और हम इसे समानांतर करते हैं। इसके समानांतर आपतित किरण, तो ये समानांतर हो रहा है, आपतित किरण आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जब ये समानांतर आपतित किरण आ रहे हैं बाबू, तो दर्पण से क्या होगा, टकराएगा के बाद परावर्तित होगा। क्या होगा, दर्पण से क्या होगा, परावर्तित। ये भी आ रहे हैं, दर्पण से टकराएगा, क्या होगा, परावर्तित होगा। और कहाँ मिल जाएगा जाकर, फोकस पर। कहाँ मिल जाएगा जाकर, फोकस पर मिलेगा, है ना। यहां पर हम देखो, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये इसका पोल, ये है क्या, इसको ध्यान रखना। ये है बाबू, ये है मुख अक्ष, ये आपका मुख अक्ष है। ये आपका क्या है, मुख अक्ष है। क्या मुख अक्ष के समानांतर आपतित करना किरण, हम मुख अक्ष के समानांतर ऐसे आपतित किए किरण। जैसे मुख अक्ष के समानांतर हम आपतित किए किरण, ये किरण क्या हो गया, ये किरण परावर्तित हो गया दर्पण टकराने के बाद। अब ये जो किरण परावर्तित हुआ, ये जो किरण परावर्तित हुआ, वो फोकस पे मिला, वो क्या मिल गया, फोकस पर मिल गया। उसी प्रकार अगर ये कहाँ मिल गया, फोकस पर, और एक कहाँ मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये कहाँ मिल गया आके बाबू, ये आके मिल गया आपके फोकस पर आके मिल गया। तो ओवरवाइज हम बात कह सकते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, फोकस पे। तो ये आरेख आपको याद रखना है। ये आरेख क्या करना है आपको, ये आरेख आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, फोकस पर। यह है पहला आरेख आपके सामने, अब इसको नोट कीजिए। अब आइए अगला, दूसरा, फोकस की दिशा में आपतित किरणें, आपतित किरण। अब वो कह रहा है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तो तब क्या होगा, फोकस की दिशा में आपतित किरण। यह है आपका अवतल, यह है आपका उत्तल। ये प्रधान अक्ष, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अवतल दर्पण,
मुख अक्ष, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उत्तल दर्पण, ये अवतल, ये उत्तल, ये अवतल और ये उत्तल दर्पण। किस दिशा में हमको फोकस की दिशा में आपतित, ये फोकस है, किरण को सीधे कहां गिराना, फोकस पे गिराना है, तो हम सीधे किरण को कहां गिरा दें, फोकस पर। आपतित किरण, देखिए बोला है फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो हमने फोकस की दिशा में आपतित किरण किया, तो ये फोकस को पार करके किरण जब आगे जाएगा तो दर्पण से टकरा गया, दर्पण से क्या हो गया, टकरा गया। अब दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर आ जाएंगे, ये प्रधान अक्ष के क्या हो गया, समानांतर आ गया, ये प्रधान अक्ष के क्या आ जाएगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ जाएगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ गया। उसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण देखें तो उत्तल दर्पण में सीधे फोकस के समानांतर, फोकस के समानांतर हमने क्या किया, फोकस पे सीधे गिराया, सीधे कहां गिराना हमको, हमको सीधे किरण को फोकस गिरा, फोकस की दिशा आपतित, हमको आपतित कराना है कहां, फोकस पर, तो हमने फोकस पर आपतित कराया, तो ये देखें ये समानांतर के, समानांतर के सॉरी ये मुख अक्ष के क्या हो गए, समानांतर हो गए, तो ये किसकी दिशा में गिर गया, फोकस के दिशा में। ये आपतित किस दिशा में करवाया था हमने, ये आपतित हमने करवाया फोकस की दिशा में, लेकिन फोकस की दिशा में आपतित करवाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के क्या हो गए, समानांतर। इसका मतलब इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग तीसरा किरण आरेख देखते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की, यह है आपका अवतल, अवतल दर्पण, यह है आपका उत्तल दर्पण, कुछ और बड़ा कर लेते हैं, यह है मुख अक्ष, इसका यह है मुख अक्ष, यह है पोल, यह है फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण बाहर से रंगो, उत्तल दर्पण यह फोकस, यह पोल, यह फोकस और यह है वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण अंदर से रंग दो, ये उत्तल दर्पण है। वक्रता केंद्र मतलब हमको प्रकाश का किरण कहां गिराना है, वक्रता केंद्र पर। प्रकाश की किरण कहां गिराना है, वक्रता केंद्र पर। प्रकाश की किरण हमने कहां गिराया, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश की किरण गिरा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो वक्रता केंद्र पर हमने प्रकाश आपतित कराया तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट गई। इसमें भी
यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हमने सीधा उत्तर दर्पण में प्रकाश की किरण सीधा वक्रता केंद्र पर आपतित किया, जिससे वक्रता केंद्र पर जब आपतित किया तो हमने क्या देखा कि इसमें भी प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट गए। इससे हमें यह पता चला कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ध्रुव की दिशा में आरेख। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण ध्रुव की दिशा में आपतित किरण को देखते हैं। यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। यह है अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। मुखज यह पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। क्वेश्चन बोला है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, मतलब आपतित किरण जो है वो सीधे कहां गिरा है? हम ध्रुव पर। कहां गिरा? ध्रुव। तो आप देखिएगा कि जब ध्रुव पे किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो सीधा गुजर जाएगी, और ध्रुव पे जो किरण आई थी जितना एंगल वो यहाँ बनाएगी, परावर्तन के बाद भी वो उतना एंगल कहाँ बनाएगी? यहाँ बनाएगी। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम लागू होता है। उसी प्रकार अगर आप उत्तर दर्पण में देखें तो वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश ध्रुव पर आपतित होती है तो सेम कोण बनाकर वो क्या होती है? परावर्तित होती है। जितना कोण यहाँ बनाएगी वो उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगी। इस कोण को आई और इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है। हम लोग आरेख पूरा कंप्लीट कर लिए आरेख। अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस किस जगह पर रखने पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। वीडियो शायद बहुत ही लंबा चल गया है, तो कुछ बचा हुआ भाग को अगले पार्ट में हम कवर कर देंगे।